Okay, here we go. When I was in high school, I had the perfect life. I was already cheer captain. I had the hot boyfriend, and all that was left was prom queen. I think there's been a mistake and I've been put in the wrong room. Dr. Johnson to the 3rd floor. The cheerleader just woke up. Don't mean to be a bitch, but cheer captain. Everybody else has got to go on and live their lives. And what, I'm supposed to just jump forward? I mean, I just found out there is 8 more Fast and Furious movies. I want to go back to school, finish my senior year. They can't let an almost 40-year-old do high school. High school was just like yesterday for me. It will not be weird at all. You turn high school in. यह एपिसोड मार्था का अनुसरण करता है क्योंकि वह अपने प्रेमी ऐश की अचानक मौत के मामले में आने के लिए संघर्ष करती है। अपने दुख का सामना करने के प्रयास में मार्था एक नई सेवा की ओर मुड़ती है जो उसे ऐश की कृत्रिम प्रतिक्रियाओं के साथ संवाद करने की अनुमति देती है। जैसे जैसे प्रतिक्रिया अधिक अनंत हो जाती है, मार्था को अपने दुख से निपटने के लिए उनका प्रयोग करने के लिए नैतिक निर्धाराओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे जैसे वास्तविकता और कृत्रिमता के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, मार्था अपने दोस्तों और परिवार से अधिक अलग थलग हो जाती है, जिससे उसके सभी करीबी लोगों के साथ टकराव हो जाता है। अंत में मार्था कुछ बंद करने की भावना खोजने और अपने दुख से आगे बढ़ने में सक्षम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्लैक मिरर सीजन 2 एपिसोड 1 बी राइट बैक को फिर से दोहराएंगे। हमें आशा है कि आप इस मार्मिक और रोमांचक प्रकरण को गहराई से देखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। ब्लैक मिरर सीजन 2 के पहले एपिसोड बी राइट बैक में हमें मुख्य पात्रों ऐश और मार्था से मिलवाया जाता है। ऐश का एक युवा व्यक्ति है जो प्रायोगिक के साथ शंकुल है और इसकी क्षमता अच्छे से अधिक अनुसान पर करती है। मार्था उसकी प्रेमिका और उसके जीवन का प्यार है। एपिसोड की शुरुआत ऐश और मार्था के खुशहाल रिश्ते के साथ शुरू होती है, जो एक खूबसूरत गाने के लिए सेट है। यह स्पष्ट है कि वे गहराई से प्यार में हैं और एक साथ बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही असेंबल खत्म होता है, मूड नाटकीय रूप से बदल जाता है। ऐश को बरसात की रात में मार्था के साथ फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हुए देखा गया है। वह उसे बताते हैं कि वह उससे प्यार करता है और वह उसे जल्द ही देखेगा। यह एक मार्मिक और भावनात्मक क्षण है जो आने वाली त्रासदी का पूर्वाभास देता है। ऐश ड्राइव करते हैं, वह कार से नियंत्रण खो देते हैं और एक पेड़ से टकरा जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है और स्क्रीन पर 6 महीने पहले शब्द दिखाई देते हैं। यह एक चौंकाने वाला और विनाशकारी क्षण है जो बाकी एपिसोड के लिए टोन सेट करता है। निम्नलिखित दृश्य में हम मार्था को घर पर ऐश की मृत्यु के संदर्भ में आने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वह अपने सामान के बक्सों में गहराई हुई से और स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है। यह एक दिल दहलाने वाला क्षण है जो दुख की कच्ची भावनाओं और नुकसान से निपटने की कठिनाई को दर्शाता है। जैसे ही मार्था अपने दुख से निपटने के लिए संघर्ष करती है, उसे एक नई सेवा के लिए संदेश मिलता है जो उसे ऐश की कृत्रिम प्रतिक्रियाओं के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। यह एक लुभावना प्रस्ताव है और मार्था खुद को ऐश से फिर से बात करने में सक्षम होने के विचार से आकर्षित हो जाती है, भले ही यह सिर्फ एक प्रकृति हो। और इसलिए बाकी एपिसोड के लिए मंच तैयार है, क्योंकि मार्था दुख से निपटने के लिए कृत्रिम प्रतिक्रियाओं का उपयोग करने से नैतिक सवाल से जूझती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दुख से निपटने के लिए कृत्रिम प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना नैतिक है? क्यों या क्यों नहीं? चलिए हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि मार्था नई सेवा का उपयोग करना शुरू कर देती है जो उसे ऐश की कृत्रिम प्रतिक्रियाओं के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। सबसे पहले यह उसके लिए एक सुकून देने वाला और आश्वस्त करने वाला अनुभव है। वह ऐश से बात करने और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में सक्षम है और इससे वह अपने दुख को कम करने में महसूस करने में मदद मिलती है। हालांकि जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं अधिक उन्नत और सजीव हो जाती हैं, मार्था को बेचैनी सी होने लगती है। वे ऐश के तौर तरीके और प्रतिक्रियाओं की नकल कर सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं कर सकते।
मार्था के साथ उनकी बातचीत अधिक से अधिक कृत्रिम लगने लगती है और वह अपने दुख का सामना करने के लिए उनका उपयोग करने की नैतिकता पर सवाल उठाने लगती है। जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं अधिक अनंत हो जाती हैं, मार्था अपने दोस्तों और परिवार से अलग थलग हो जाती हैं। वह अपना सारा समय प्रतिक्रियाओं के साथ बिताती हैं, यहाँ तक कि अपनी बहन और अपनी सहेली सारा के साथ योजनाओं को भी रद्द कर देती हैं। यह स्पष्ट है कि मार्था ऐश की मौत से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं और भावनात्मक समर्थन के लिए प्रतिक्रियाओं पर निर्भर हैं। इसी बीच ऐश की बहन और सारा मार्था के व्यवहार को लेकर चिंतित होने लगती हैं। वे देख सकती हैं कि अधिक से अधिक अलग थलग होती जा रही हैं और वह अपना सारा समय उसके साथ बिता रही हैं, जो कि प्रतिक्रियाएं हैं। वे उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें दूर धकेल देती है। यह एक मर्मस्पर्शी और दिल को झंझोड़ने देने वाले क्षण है, जो दिखाई देता है कि दुख की ताकत क्या है और यह बताता है कि यह एक व्यक्ति को कैसे बदल सकता है। जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ता है, वास्तविकता और कृत्रिमता के बीच की धुंधली रेखाएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। मार्था प्रतिक्रियाओं को केवल कृत्रिम निर्माणों के अधिक से अधिक रूप में देखना शुरू कर देती है और उन्हें वास्तविकता में ऐश के विकल्प के रूप में देखना शुरू कर देती है। यह एक परेशान करने वाला दृश्य है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका और इस पर अत्यधिक निर्भर होने के परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। बाद में एपिसोड में मार्था और उसके दोस्तों और परिवारों के बीच तनाव बढ़ जाता है। ऐश की बहन और सारा ने मार्था को उसके व्यवहार के बारे में बताया और उसके प्रतिक्रियाओं का उपयोग बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की। उनका तर्क है कि प्रतिक्रियाएं असली ऐश के लिए सिर्फ एक कृत्रिम विकल्प हैं और वे वास्तविकता में व्यक्ति के समान भावनात्मक समर्थन प्रदान नहीं कर सकते हैं। मार्था पहले जो प्रतिरोधी है, लेकिन अंत में वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई को देखना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि वह अपने दुख से निपटने के लिए प्रतिक्रियाओं को एक बैसाखी के रूप में इस्तेमाल कर रही है और यह असली ऐश की स्मृति के लिए उचित नहीं है। वह प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना बंद करने का फैसला करती हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास शुरू कर देती है। जैसे जैसे मार्था अपने दुख से आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं, प्रतिक्रियाएं उसके लिए कम महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वह उन्हें उसी रूप से देखना शुरू करती है जो वे वास्तव में हैं, कृत्रिम निर्माण जो एक वास्तविक व्यक्ति के समान भावनात्मक समर्थन प्रदान नहीं कर सकते। यह एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण भी है, जो कि मानवीय संबंध की शक्ति और दुख से आगे बढ़ने के लिए महत्व को दर्शाता है। अंत में मार्था कुछ बंद करने की भावना खोजने और अपने दुख से आगे बढ़ने में सक्षम है। यह एक कड़वा और उम्मीद भरा अंत है, जो मार्था के लिए संभवित सुखद अंत के लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है। कुल मिलाकर बी राइट बैक एक मार्मिक और विचोरदक एपिसोड है, जो दुख, हानि और मानव और कृत्रिम बुद्धि के बीच धुंधली रेखाओं के विषयों की पड़ताल करता है। यह एक शक्तिशाली और भावनात्मक रूप के लिए चार्ज किया गया एपिसोड है, जो निश्चित रूप से समाप्त होने के बाद लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप लोगों को लगता है पहले कि बी राइट बैक देख चुके हैं? यदि हाँ, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यदि नहीं, तो क्या आप इसे छड़ी देने की योजना बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो हमेशा की तरह अधिक ब्लैक मिरर समीक्षा और विश्लेषण के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।